हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टाफिंग को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले इन द टॉपिक ऑफ स्टाफिंग। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टाफिंग का डेफिनेशंस कवर करेंगे, फीचर्स देखेंगे एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कवर करेंगे एंड स्टाफिंग प्रोसेस भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखेंगे, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें उसके डीमेरिट एंड मेरिट्स भी कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग इज़ दैट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, utilizing and maintaining capable people to fill all position in the organization from top level to bottom level। तो ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग सिर्फ टॉप लेवल के लिए या फिर बॉटम लेवल के लिए होती है, दोनों के लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट है स्टाफिंग। जहाँ पे हमने क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उनको ऑब्टेन करना है प्रॉपर वे में, उन्हीं मैन पावर से उनको यूटिलाइज़ करना है एंड मेंटेन करके रखना है उन लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार उनको रिक्रूट कर लिया। ठीक है, रिक्रूटमेंट को भी हम इन डिटेल अच्छे से देखेंगे, लेकिन एक बात समझिए कि रिक्रूट कर लिया फिर उनको जो जैसे काम कर रहा है वैसे करने दे, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को अच्छे से मेंटेन करने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। इट इन्वॉल्व द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन, यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उनको ये सभी काम उनको मेंटेन करके रखने होंगे, जो भी ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने अपॉइंट करा है उनके लिए। इट इज़ आर्ट ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाई वर्कफोर्स। तो ये एक आर्ट है। ठीक है, स्टाफिंग करना एक प्रॉपर अच्छे से एक आर्ट है, जहाँ पे हम एक्वायर कर रहे हैं बाहर से लोगों को, उनको डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे इस तरह से, और उनको मेंटेन करके रखना है। किस तरह से मेंटेन करेंगे? उनको सेटिस्फैक्ट्री हम सैलरी दे, या फिर क्वान्टिटेटिव फॉर्म में हम बोले तो सैलरी दे, या फिर क्वालिटेटिव फॉर्म में दे तो हम उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन दे, या उनको कोई ऐसा अवार्ड वगैरह दे, तो उससे उनको सेटिस्फैक्शन लेवल बना रहेगा। ठीक है, डेफिनेशंस देख लेते हैं स्टाफिंग की। तो एक डेफिनेशन है, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू द प्रॉपर इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल रोल्स डिज़ाइन इनटू द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जिस रोल के लिए जो बंदा होना चाहिए उसको प्रॉपर वे में सिलेक्ट करने का काम स्टाफिंग का होता है। The placement, growth, development of all those members of the organization whose function is to get things done through the effort of other individual। तो प्लेसमेंट का काम, ठीक है, कि यहाँ पे एक जगह खाली है, वहाँ पे उनको प्लेस करना है, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट उनका उन मेंबर्स को करना है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो काम जिस बंदे को सौंपा गया है वो बंदा अपने प्रॉपर एफर्ट वे में वो काम करे, वही काम स्टाफिंग में आएगा। Staffing is the function by which manager build an organization through the recruitment, selection and development of individual as a capable employees। तो स्टाफिंग एक प्रॉपर फंक्शन है मैनेजमेंट का, जहाँ पे मैनेजर क्या काम कर रहा है कि प्रॉपर वे में रिक्रूटमेंट करेगा, वहाँ से सिलेक्ट करेगा अच्छे से एंड डेवलप करेगा उस इंडिविजुअल पर्सन को, उसको कैपेबल बनाएगा कि वो एम्प्लॉय बने रहे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। फिर फीचर्स क्या है स्टाफिंग के? तो स्टाफिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हम कितना भी कह ले कि मशीन ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी, लेकिन ह्यूमन के बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, स्टाफिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। फिर है परवेसिव, मतलब कि हर जगह है स्टाफिंग, हर जगह हमने देखने को मिलेगी, ऑल मैनेजर एट ऑल लेवल इन एवरी डिपार्टमेंट। फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हमें स्टाफिंग करनी है और फिर पूरी ज़िंदगी वो लाइफ टाइम थ्रू आउट पूरी लाइफ वो ऑर्गेनाइजेशन में चलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसको कहीं और अच्छे, जो एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट करा है उसको कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी कोई ऑफर करेगा तो वो चला जाएगा, तो हमें फिर से रीअपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डील विद ए ह्यूमन बींग, ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन बींग को साथ कनेक्शन रखना है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा इमोशनल वे में भी हमें चीज़ें सोचनी होगी।
फिर वाइड स्कोप कवर करता है, जैसे कि वेरियस एक्टिविटीज़ हो गई लाइक वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये पूरी वाइड स्कोप कवर कर रहा है कि सिर्फ स्टाफिंग में ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ अपॉइंट करना है, प्रॉपर वे में प्लानिंग करनी होगी, अपॉइंटमेंट के लिए भी रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे because it has to fill its responsibilities towards the organization, employee and the society। तो वहाँ पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफिंग में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी एंड सोसाइटी के लिए भी। इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का, तो फिलिंग द जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, जहाँ पे राइट टाइम पे राइट पर्सन अपॉइंट हो जाए, वहीं स्टाफिंग का मेन एम होता है, जहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पीपल थ्रू द प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इट हेल्प विथ द ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट स्टाफ फॉर द वेरियस जॉब्स। जिस जॉब में जिस क्वालिफिकेशन और जिस कैपेबिलिटी वाले लोग चाहिए वो अपॉइंट हो जाए। बेटर परफॉर्मेंस होगा, जहाँ पे द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम कितने क्वालिटी वाले लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। वही है पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। फिर सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द कंपेरिजन टू अदर फंक्शनल बिकॉज ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म बाय द पीपल। ठीक है, हम अगर राइट बंदा ही अपॉइंट नहीं करेंगे तो आगे चलकर जो भी एक्टिविटी होगी वो गलत ही होगी। ठीक है, तो हमें जिस बंदे को हमने एंट्री दी है वही बंदा अश्योरेंस उसको हमें देना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में आगे बढ़ाएगा। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि हमने द स्टाफिंग प्रोसेस हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग। ठीक है, हमें जितने 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हम अगर 7-8 लोग अपॉइंट कर देंगे तो उससे क्या होगा, ओवर स्टाफिंग हो जाएगी। To prevent the under recruitization of the personnel and higher labor cost, it also helps the avoiding disruption of the work by indicating in advance the shortage of the personnel। ठीक है, स्टाफिंग की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एक्सेस है वर्कफोर्स और कहाँ पे कम है या कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को लेने की ज़रूरत है और कहाँ से लोगों को निकालने की ज़रूरत है। इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। प्रॉपर स्टाफिंग इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। इट प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ वर्क एटमोसफेयर एंड कल्चर टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल उनका बड़ा रहेगा कि हमें वहाँ पे स्टाफिंग इम्प्रूव करेगा जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय की थ्रू द वेरियस ऑब्जेक्टिव जो भी उनको दिए होंगे कि आपको ये टारगेट ख़त्म करना है। अगर वो टारगेट अच्छे से वो ख़त्म कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। फिर हम देख रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस, जहाँ पे कि this process of staffing consists of the several interrelated activities such as planning for human resource requirement। पहले तो हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगी। तो रिक्वायरमेंट है, फिर रिक्रूटमेंट होगी, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग दी जाएगी उनको डेवलपमेंट के लिए, फिर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो दिस एक्टिविटीज़ टुगेदर मेक एंड स्टाफिंग प्रोसेस। तो इन सबको मिलकर ही स्टाफिंग प्रोसेस होती है। देयरफॉर दिस आर कॉल्ड द एलिमेंट और स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। तो आइए एक एक करते देखते हैं। तो फर्स्ट होगा मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन और करियर प्लानिंग एंड लास्ट में कंपनसेशन। एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग में क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिलिंग द वैकेंट जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन में खाली जॉब है, खाली जगह है, उसको फिल करने के लिए हमें क्या करना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व 2 काइंड्स ऑफ एनालिसिस। 2 टाइप के हमने एनालिसिस वहाँ पे करना है जहाँ पे जगह खाली होगी। वर्कलोड एनालिस करना है एंड वर्क फोर्स एनालिस करना है। तो वर्कलोड में हम क्या करेंगे, द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम वर्कलोड में देखेंगे कि हमें कितने नंबर एंड टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हमें रिक्वायरमेंट है उस वेरियस जॉब को परफॉर्म करने के लिए और अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। और वर्क फोर्स में क्या करेंगे, शोज द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्क फोर्स में वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑलरेडी अवेलेबल होंगे लोग, और वर्कलोड में क्या होगा कि हमें अपॉइंट करने हैं।
द डिफरेंस बिटवीन इज कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस वर्कलोड, मतलब ज़्यादा वर्कलोड होगा तो इट इंडिकेट द अंडर स्टाफिंग, ठीक है, क्योंकि अगर हमें 5 की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे 3 ही लोग हैं तो 2 लोगों का काम जो एक्स्ट्रा है वो 3 लोग संभाल रहे हैं, तो एक्सेस वर्कलोड हो जाएगा इन वर्कलोड एनालिसिस में। और जब एक्सेस वर्कफोर्स होगी तो ये क्या करेगा, ओवर स्टाफिंग हो गई है, ठीक है, 5 की रिक्वायरमेंट है और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 7 लोग हैं, मतलब 2 लोग एक्स्ट्रा है, तो ठीक है, तो ये हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप है रिक्रूटमेंट। आफ्टर एस्टिमेटिंग मैन पावर, यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें देखना है, फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है या वर्कफोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज टू प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज ही रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट दो तरीके से होगी, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हम ये इन डिटेल अच्छे से आगे देखने वाले हैं। इंटरनल में क्या होगा कि इंटरनली ऑफिस में ही हम किसी को प्रमोशन वगैरह दे दे, ठीक है, तो इस तरह से हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं। एंड एक्सटर्नल में क्या होगा, हम बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। फिर हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ट्रीटेड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। उसको नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है, एमसीक्यू फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसको रिक्रूटमेंट नेगेटिव प्रोसेस है या सिलेक्शन। तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट नहीं है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट हम बोलेंगे वो पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्चिंग और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ जो बन सकते हैं उनको एंकरेज कर रहे हैं हम कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। जबकि सिलेक्शन में तो क्या हो गया, जो इतने सारे 1000 लोगों ने अगर हमने हमारे यहाँ एप्लीकेशन भेजी है उसमें से हम किसी 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है, इस तरह से। देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय। दिस स्टेप्स इंक्लूड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, रिटन टेस्ट हो सकती है, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर हम रेफरेंस वगैरह चेक करेंगे एंड लास्ट में क्या करें, इशू करेंगे अपॉइंटमेंट लेटर टू दैट कैंडिडेट। तो फर्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट पर्पस होगा इसके सिलेक्शन के। द फर्स्ट, इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल कैंडिडेट। तो उन 1000 लोगों में से भी 10 में से भी अगर हमें सिर्फ 5 लोग चाहिए तो वो बेस्ट 5 हम किस तरह से सिलेक्ट करें। एंड सेकंड, इट बूस्ट अप द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द कैंडिडेट। तो उन लोगों को पता चले कि जो 5 बेस्ट सिलेक्ट हुए हैं वो अपने आप को प्राउडली इंट्रोड्यूस कर पाए कि वो इन हज़ारों लाखों लोगों में से सिलेक्ट हुए 5 लोगों में से एक है सिलेक्शन में। फिर है प्लेसमेंट। नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन के बाद जब उनको अप्रोप्रिएट जॉब असाइन करी जाएगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द कैंडिडेट विद द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वेरियस डिपार्टमेंट में हमने जो चूज़ करे हैं कैंडिडेट, उनमें से कौन सा प्लेस पे कौन से कैंडिडेट को हमने रखना है। Under this process, every selected candidate is assigned a job most suitable for him. The purpose of placement is to fit the right person to the right job so that the efficiency of work is high and employee get the personal satisfaction. ठीक है, जो जिस क्वालिफिकेशन या जिस एक्सपर्टीज से वो पर्सन बिलोंग करता है उसको ही उस जॉब में फिट करवाएं हम। फिर करेक्ट प्लेसमेंट हेल्प टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर राइट बंदा राइट एम्प्लॉई है वो अपॉइंट हुआ है तो उससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर, मतलब कि बार बार जो नए लोगों को अपॉइंट करने वाली जिन मगजमारी है वो कम हो जाएगी। फिर ओरिएंटेशन में क्या होगा, जहाँ पे इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे प्लेसमेंट मतलब क्या, हम उस कैंडिडेट को जॉब के लिए फिट कर रहे हैं। और ओरिएंटेशन में क्या होगा, जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में हम करवाते हैं कि जिससे वो फैमिलियर हो जाए बाकी के लोगों से, इस तरह से, और उस बाकी के लोगों से, न्यू एनवायरनमेंट से, तो वो होगा ओरिएंटेशन का पार्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे पीपल आर इन दिस सर्च ऑफ करियर एंड नॉट जॉब्स। एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन चांस टू राइज टू द टॉप। ठीक है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे। सिर्फ लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि अपना ग्रोथ भी हो। तो ग्रोथ कैसे होगी कि उनको प्रॉपर वे में हम ट्रेनिंग दे और उनको और भी मजबूत बनाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे बेहतर तरीके से काम कर पाए। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। आफ्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयज़
and having them on the job for some time, there should be an evaluation done on their performance. Every organization has its means of appraisal, whether formal or informal. दोनों वे में वो अप्रेजल देंगे, जैसे कि अप्रेजल रेफर टू द इवेल्युएशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस बाय सम प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड. तो उनका स्टैंडर्ड डिसाइड करा गया होगा कि आपको मंथली, अगर ऐसा बोलेंगे जस्ट एज ए एग्जांपल कि 10,000 यूनिट्स का आपको टारगेट कंप्लीट करना है, ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है. अगर उसने 9,000 करा है तो उसका स्टैंडर्ड से उसने कम करा है, तो उसको इस तरह से उसको जज करा जाएगा. अगर उसने 1000 कर दिए या 1000 से ज़्यादा करे, ठीक है, 100 ज़्यादा कर दिए, तो उसको इस तरह से अप्रेजल दिया जाएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. इट इज़ हाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द करियर related issues and promotional routes of the for employee. The manager should take care for activities that serve the long term interest of the employees, that should be encouraged from time to time, which will help the employee to grow and find their true potential. ठीक है. तो उनको प्रमोशन दिया जाए या करियर प्लानिंग में उनको हेल्प करी जाए, तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन फील होगी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसकी वजह से उनको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी गई है, उनको अच्छे से पे दिया जाता है. फिर कंपनसेशन, जहाँ पे एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट अप प्लान्स फॉर द सैलरी एंड वेज ऑफ द एम्प्लॉय. दो टाइप से उनको कंपनसेट करा जाता है. फाइनेंशियल पेमेंट जिसमें सैलरी, वेजेस, बोनस ये सब हो गए, और एक है इनडायरेक्ट पेमेंट जिसमें इंश्योरेंस और वैकेशंस प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय. ठीक है. तो इस तरह से उनको कंपनसेट करा जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट फॉर जॉब्स टू बी डिसाइडेड. जो वो एम्प्लॉयज़ है और भी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में. सोर्सेज कौन कौन से रिक्रूटमेंट में. ठीक है. रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस में हम बोलेंगे कि रिक्रूटमेंट है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, बिकॉज इट स्टिमुलेट द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब. तो जहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस जॉब वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट है, तो किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर एडवर्टाइज करी जाती है, वो सबको इन्वाइट करते हैं कि वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के इस वैकेंसी के लिए अपनी एप्लीकेशंस भेजें. फॉर दिस पर्पज द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट वैकेंट पोजीशन थ्रू एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. दिस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बीइंग टुगेदर द जॉब गिवर एंड द जॉब सीकर. ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉपर एक दोनों एक साथ मिलते हैं, जिसको जॉब गिवर है मतलब जो एम्प्लॉयर है, एंड जॉब सीकर मतलब कि जो इसको जॉब करनी है, दोनों यहाँ पे मिलते हैं. फर्स्ट है इंटरनल सोर्स कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र. ठीक है. एक बंदे को दूसरे जगह पे हम जॉब पे ट्रांसफ़र कर दे, दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दे. इस तरह से ट्रांसफ़र रेफर टू द मूविंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर, वन डिपार्टमेंट टू द अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू द अनदर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस और पे. तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस या फिर पे में कोई चेंज नहीं करा गया है, सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र शिफ्ट करा गया है. In some cases, it may bring about some changes in responsibility or working condition, but it cannot result in change in the salary of the employee. यहाँ पे सैलरी चेंज नहीं होती, ये हमें मेनली याद रखना है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड हेल्पिंग सॉल्व द एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम. ठीक है. पर्टिकुलरली में ऐसा हो सकता है कि उस शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के बीच अनबन हो सकती है, तो शिफ्ट ही चेंज कर दे, तो उसकी वजह से किसी को टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दोनों अपने अपने एंड से अच्छे से काम करें. वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, वो इवनिंग शिफ्ट में है, दोनों मिलेंगे ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा, तो दोनों को टर्मिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. प्रमोशन भी एक पार्ट है इंटरनल सोर्स का. इन मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ एन प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अ लोअर लेवल टू द हायर पोजीशन. ठीक है. जो लोअर लेवल वाला बंदा है उसको ही हम उसकी परफॉर्मेंस को अच्छे से मेज़र करेंगे और देखेंगे कि वो और बेहतर कर सकता है, तो हम उसको हायर पोजीशन पर शिफ्ट कर दें. It is the movement of employee from lower level to fit in the vacancy of the higher authority. Promotion influence the employee greatly as a promotion at one level lead to the chain of promotion in the level of lower than it. तो इसमें इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स भी देख लेते हैं इंटरनल सोर्सेज के. तो फर्स्ट है हायर मोटिवेशन लेवल. तो यहाँ पे मोटिवेशन लेवल हायर रहेगा, क्योंकि या तो जो लोअर लेवल बंदा है उसको ही प्रमोट करके हायर लेवल पर बिठाया जाता है, तो जिसकी वजह से उसका लॉयल्टी लेवल और बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में.
फिर ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है उसी को ही हमने उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम जज कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाती। फिर डेवलप द फ्यूचर मैनेजर। ट्रांसफर इज द मेथड थ्रू विच एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन्ड फॉर हायर जॉब्स। द पीपल हु आर ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं तो सब लोग वहाँ पे है, वो उनको ऑलरेडी जानते ही है, तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो काम फटाफट हो जाता है। फिर नो ओवर और अंडर स्टाफिंग नहीं होती, जितने लोगों की अगर रिक्वायरमेंट है उतने लोग तुरंत ही उनको मिल जाते हैं। फिर इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके डिमेरिट भी है कुछ, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, ठीक है, वहीं के लोगों को हम बार बार अपॉइंट कर रहे हैं, उसको ही प्रमोट कर रहे हैं, उसको ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ नया ब्लड नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। बाहर से कोई अच्छा टैलेंट वाला बंदा मे भी हमारे यहाँ पे लैक कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। फिर डिक्रीज इन एंथुसियाज्म लेवल, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ टेंड टू बी बिकम लेजी बिकॉज दे नो दैट दे विल बी प्रमोटेड। ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगे कि हाँ मुझे यहाँ पे 5-7 साल और निकालने हैं और मैं बाद में सीनियरिटी के बेस पर मैं प्रमोशन मुझे मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है कि फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र उनको करा जा रहा हो, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाए। लैक ऑफ कंपटीशन लैक करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो अपने में वो कंपटीशन इतना फील नहीं करेंगे। फिर लिमिटेड चॉइस होगी, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फिल इन ऑल द वैकेंसीज थ्रू द इंटरनल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, स्पेशली न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लिमिटेड चॉइस होती है कि मेरे पास जितने लोग हैं उसमें से ही अगर मुझे चूज़ करने हैं, तो मेरे पास अगर 2 लोग हैं उनमें से ही किसी को एक को मैनेजर बनाना है, तो उनके बीच भी फ्यूचर में अनबन बन सकती है। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है। अंडर द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस आउटसाइड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड पर हम लगा दे कि हमें और भी लोगों की रिक्वायरमेंट है। The notice contain all the detail of the job available. The people who are interested gather outside the premises of the organization on the specified date and time. The selection is done and there, ठीक है। तो वहाँ पे हम नोटिस लगा दी और टाइम एंड डेट हमने बता दी है, तो जिन लोगों को वहाँ पे जॉब करनी है वो अपने टाइम एंड डेट के अकॉर्डिंग आ जाए, तो उनका इंटरव्यू वैसे ही हो जाता है। सच पीपल्स आर पेड वेजेस डेली एंड आर रेफर टू एज अ कैजुअल वर्कर, एज अ बदली वर्कर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप के नोटिस कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग उनके लिए होती है। ऐसे लोग अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए होते हैं। फिर कैजुअल कॉलर्स, जहाँ पे अलॉट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप इन रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल जॉब्स एप्लीकेंट इन देयर ऑफिस। दिस कैंडिडेट कैन बी इन द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सच लिस्ट ऑफ job seekers can be evaluated and used for filling up vacancies as are required. This type of recruitment can decrease the price of the recruitment and the workers. Casual callers मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जॉब एप्लीकेशन पड़ी होगी, ठीक है, पहले की आई हुई, उनमें से ही हमने चूज़ कर देंगे, तो वो रिक्रूटमेंट के लिए वो भी हमारे पास उसका टाइम भी बच जाएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट भी हमने अगर व्हेन वाइड चॉइस ऑफ रिक्वायर एडवर्टाइजमेंट इज ए फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड। एडवर्टाइजमेंट कैन बी डन थ्रू द न्यूज़पेपर एंड ट्रेड और द प्रोफेशनल जर्नल, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट दे दे कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट रन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर कंसिडर एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर बोथ स्किल एंड एज वेल एज अनस्किल्ड जॉब्स। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, जहाँ पे वो क्या करेंगे, प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू द डूइंग considerable work in technical and professional field. Placement agencies help providing nationwide service by matching personal demand and supply. तो वो प्रॉपर वही चेन थ्रू काम कर रही है, जितनी वो हम बोलेंगे कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें इतने लोगों की डिमांड है, तो वो हमें उतने लोगों की सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे। तो एजेंसी, इन प्लेसमेंट एजेंसी का वही काम होता है। फिर होगा कैंपस रिक्रूटमेंट आर ऑल्सो डन थ्रू कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. दिस हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल
जॉब्स। फिर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी एक पार्ट है। अ लॉट ऑफ टाइम्स द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और देयर फ्रेंड और रिलेटिव में इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट, दिस माइट बी अ गुड सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे आर हेल्पफुल एज देर कीप क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इन द शॉर्ट पीरियड। अगर हमें वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारी हेल्प कर सकते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविज़न, ये भी एक मच मोर पॉपुलर है एक पार्ट एक्सटर्नल सोर्सेज का। मेरिट कौन कौन से हैं एक्स्ट्रा सोर्सेज के? क्वालिफाइड पर्सनल हमें मिलेंगे जहाँ पे अगर स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, कैसे भी नेचर का लोग चाहिए हमें, वो हमें मिल जाएंगे। वाइडर चॉइस यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि इतने सारे हज़ारों लाखों में एप्लीकेशंस आएंगी, उसमें से हमारे पास चॉइस है कि हमें किसको अपॉइंट करना है। फिर फ्रेश टैलेंट हमें मिलेगा। समटाइम द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन में नॉट इनफ to able to fill the requirement of the organization, therefore external source are very useful to bringing new and fresh talent to the organization। ठीक है, हमें यहाँ पे फ्रेश ब्लड मिलेगा, फ्रेश टैलेंट मिलेगा। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बढ़ेगी, हाँ कि वहीं जो ऑलरेडी काम करने वाले लोग हैं उनको भी लगेगा अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें मे बी टर्मिनेट कर दिए जाए, जॉब से निकाल दिया जाए, तो उस डर से वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम करेंगे, कॉम्पिटिशन फील करेंगे। फिर डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ, उनको डर रहेगा हमेशा कि अगर कि और अच्छे एम्प्लॉय और क्वालिफिकेशन वाले एक्सपीरियंस वाले लोग उनको मिल जाएंगे तो मे बी हमें निकाल दे या फिर उनको बेटर चांस मिले प्रमोशन का। द एम्प्लॉयज़ में फील डिप्राइव ऑफ देयर चांस ऑफ गेट द प्रमोशन, जब उनका प्रमोशन का टाइम आता है तब उनको ज़्यादा ऐसा फील होता है। लेंदी प्रोसेस है ऑब्वियसली, प्रॉपर पूरी चैनल के साथ जाना पड़ेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्स। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।